सियासी रहनुमाओं की मुश्किलात कब हुई थी? जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम जमहूरियत जमहूरियत करते हैं। मुझे बताएं कि जमहूरियत जब भी आई है, आसानी से कब आई है? कौन सा ऐसा दौर है कि जिसमें सियासतदानों के ऊपर केसेस नहीं हुए, जिसमें सियासतदानों को जेलों में नहीं रखा गया, जिसमें उनको फंसाया नहीं गया? देखिए, नैब जो एक इदारा है ना, जैसे अमान साहब कह रहे थे हम्म। कि ये हमें तोहफा है एक डिक्टेटर की तरफ से। तो ये डिक्टेटर की पैदावार है, और ये लाई भी इसीलिए गई थी कि सबको नकेल डाल के रखी जाए, तमाम जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं उनको नकेल डाल के रखी जाए। यहाँ पर इशू ये हो गया कि हमारी सियासी जमातों से कोताही ये हो गई कि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी और उनको ये लगता था कि नैब एक काला कानून है, हम्म। इसको खत्म करना चाहिए, और उन्होंने बड़ी कोशिश और काविश की कि आए नून लीग वाले बैठे और इस पर हम बात करें, कोई प्रोसीड करे चीजों को ताकि इसको खत्म करे, क्योंकि ये एहतसाब नहीं हो रहा है, ये इंतकाम हो रहा है। और थ्रू आउट नैब की हिस्ट्री भी ऐसी रही है। यहाँ पर बिजनेस क्यों नहीं आता है, यहाँ पर बिजनेसमैन क्यों परेशान रहते हैं, यहाँ पर सियासतदान जो है वो आए दिन पे कोई केसेस चल रहे होते हैं, निकलता कुछ भी नहीं है, ना रिकवर कर पाते हैं, ना कुछ उनको रिलीफ दे पाते हैं। तो तब इनको खत्म करना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर वो दौर गुजरा, 2013 के इलेक्शंस हुए, नून लीग वजूद में आई। तब भी नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते समझते तो उनके नजदीक नैब काला कानून था, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास उस पर किया नहीं है। सही। अब की बार जब ये इत्तेहाद आया, इन्होंने अमेंडमेंट्स तो की उस पे। जाहिर है कि उससे पहले 90 दिनों के अंदर के लिए जाता था, रिमांड दिया जाता था, वो बहुत ज्यादा ज्यादती थी, उसमें निकलता भी कुछ नहीं था। उसको कम करके फिर आप लेकर आए 14 दिन पे, फिर आई डोंट नो समहाउ ये कहीं से आया या पता चला तो उन्होंने उसको वापस 30 दिन पे किया, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने भी बरकरार रखा बाय द वे, आज का जो फैसला था। जी जी। तो कहने का मकसद ये है कि सियासतदानों ने भी अपना किरदार उस तरीके से अदा नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि नैब से हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। नैब एक कहने को इदारा जरूर है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं रहा है। आप मुझे बताएं कि किसी भी दौर में क्या ये मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा? क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा? ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा? ये होता रहा है। रही बात इस फैसले की, तो इसमें जाहिर है कि सबके नाम वापस रिवर्सल में तो आ गए हैं। बहुत सारे केसेस जो बंद हो चुके थे या शिफ्ट हो चुके थे, वो दोबारा से, जैसे कि आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि 6 वज़ीर आज़म है, दोबारा से केसेस खुल गए हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे शायद काजी फायजीसा साहब जब मनसब संभालेंगे तो इसका कुछ कट्टाकटी निकल आएगा। लेकिन अगेन वो सोच वहीं पर रही है कि नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया गया है। एक और जुमला मैं ऐड करूंगी, रही बात चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले की दुआ, तो चीफ जस्टिस साहब ने स्वीट फैसला सुनाया है, विच वॉज नॉट स्वीट। यहाँ पर अभी पैनलिस्ट ने बोला कि वो उन्होंने छक्का मारा है, शेख रशीद साहब की एक स्टेटमेंट कोट की है। तो देखिए, ये वो बैट्समैन है जिन्होंने छक्का मारा है आउट होने के लिए, और वो कैच आउट हो गया है। सही है, क्योंकि उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने छक्का मार के, पता है कि बाउंड्री पे कहां पर प्लेयर खड़ा है तो ये कैच कर लेगा, तो ये मेरे पास से तो निकल गया भैया, अगला आए और प्रेशर हैंडल, ये वाला सिस्टम। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े मामलात पर हमारा कानून हरकत में आता है, हमारा इंसाफ हरकत में आता है, और हम पहले से ही जान रहे होते हैं, एक पार्टी कहती है हमारे हक में फैसला आएगा, दूसरी पार्टी कहती है हमारे अगेंस्ट फैसला आएगा, तो जो एक आम आदमी है जो समझता है कि ऊपर अल्लाह है और नीचे इंसाफ है और जो अदालतों के थ्रू मिलना है, तो जो उसका एतमाद टूटता है वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वो सियासतदान है जो आवाम से वोट लेते हैं और उसी का एतमाद शेक कर देते हैं, क्योंकि ये अपने दौरे हुकूमत में उन इदारों को मजबूत नहीं करते हैं। और फिर हम बैठ कर बात करते हैं कि नैब एक मुतनाज़ इदारा है और नैब को बंद होना चाहिए, नैब ने ये किया, और यही सियासतदान बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये अपने दौरे हुकूमत में आते हैं तो जो अपोजिशन होती है फिर उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ऐसे इदारों को इस्तेमाल करते हैं। बरल जी, चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियां ला सकता है? एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन। हम सवाल बुनियादी तौर पर ये करेंगे कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे से इंसाफ करने में कितना कामयाब रहे। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। चीफ जस्टिस ने अपने करियर में कई बड़े फैसले दिए जिनकी तारीफ़ भी हुई और तनकीद भी हुई। 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। बतौर चीफ जस्टिस उनके फैसलों की वजह से ना सिर्फ सियासी जमातों ने उनकी मुखालफत की, बल्कि उनके साथी जजेस के साथ भी इख्तलाफात रहे। पार्लियामेंट में भी उनके दिए गए फैसलों पर तनकीद की गई, यहाँ तक कि फैसलों के खिलाफ एक से ज़ायद करारदादें भी मंजूर की गई।
جس سے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بھی آمنے سامنے ہونے کا تاثر قائم ہوا۔ بطور چیف جسٹس انہوں نے کئی بڑے اہم فیصلے کیے۔ 7 اپریل 2022 کو سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور صدر مملکت کے اٹھائے گئے اقدام کو کالعدم قرار دے کر اسمبلی کو بحال کیا، جس کے نتیجے میں سابق پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد بھی منظور ہوئی۔ اور اس کے ساتھ آئین کی شق 63A سے متعلق ریفرنس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 ججز نے یہ رائے دی کہ منحرف اراکین ووٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس فیصلے پر یہ بھی تنقید ہوئی کہ عدالت نے آئین کو از سر نو لکھ دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے 14 مئی کو انتخابات کروانے کا پنجاب میں حکم بھی دیا، جس پر عمل نہیں ہوا۔ اسی تمام تر معاملے پر ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عہدے صاف کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے، ہمارا پینل اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ سے آغاز کروں گی، کیونکہ ظاہر ہے پوری تو ان کی جو پروفائل ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آپ بطور تجزیہ کار چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو عہدہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، اس کو تو اس پیراہے میں دیکھا جائے کہ ان کے ہوتے ہوئے کتنے پینڈنگ کیسز ختم ہوئے، اس پیراہے میں دیکھا جائے ٹھیک ہے۔ کچھ فیصلے آپ نے ذکر کیا یہ اسمبلی کی بحالی کا، اس کی یقیناً اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا ماں سوائے عمران خان کے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک۔ لیکن باقی جو آپ نے مثالیں دی ہیں ان کے 3 کیسز کی، یا کئی اور مثالیں ہم لے سکتے ہیں، اس میں ان کی کوئی اتنی زیادہ فیصلوں کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ کسی بھی جج یا کسی بھی کورٹ کی ایفیشنسی یہ ہے کہ پینڈنگ کیسز اور کتنا زیادہ اس کو فاسٹ ریلیف دیا گیا ہے لوگوں کو، یعنی کیسز ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ مدھم مزاج اپنی جگہ پر، لیکن اداروں کا وہ خود کہتے رہے ہیں چیف جسٹس کہ میں اداروں کی اپنی ساکھ اور اداروں کی اپنی حیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، لیکن وہ ادارے تو اور زیادہ تنزلی کی طرف چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود اس چیز کا فیصلہ کر کے اور خود اشارہ دے کے چلے گئے ہیں کہ وہ فل کورٹ ریفرنس بھی نہیں لینا چاہتے۔ تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہی کبھی ایسی کوئی واقعہ ہوا تاریخ میں سپریم کورٹ کے کہ فل کورٹ ریفرنس لینے سے جانے والے چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہو، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے دور میں جو باتیں ہوئیں وہ اس کی کو اتنی زیادہ اس میں کرٹیسزم زیادہ، اگر پروز اینڈ کونس کو دیکھا جائے تو کونس زیادہ اینڈ پروز کم اس میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو اس کی، لیکن رہا سوال کہ ان کے ان تمام فیصلوں سے کیا اصل چیز جو قانون کے جو اصل اسپرٹ ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین دا پیپل آف دا کنٹری اینڈ دا اسٹیٹ، اس میں پیپل آف دا کنٹری کو کتنا ریلیف ملا، کس کس معاملے میں ملا، نہ کیسز کی پینڈنسی ختم ہوئی، یا